हाँ जी। अब देखो, लेकिन ये यूजुअल मेथड से हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे कोफैक्टर मेथड से। कौन से मेथड से, बताओ कौन से मेथड से। तो क्या निकालना है? अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यूजिंग कोफैक्टर मेथड, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर मेथड क्या होता है, देखो कोफैक्टर मेथड ये कहता है कि आप जब इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। वो कहते हैं कि इस इन ही रोज में से या इन ही कॉलम्स में से आप किसी एक रो या कॉलम को चुन लो। अपने मर्जी का एक कॉलम या रो मुझे बताओ जैनब। सर रो बताऊं कॉलम? किसी एक रो को चुनो या किसी एक कॉलम को चुनो। एक सेकेंड। मैं सर वन ए वन A2 1 और A3 1। अच्छा, आपने कॉलम चुन लिया। देखो आपने ये वाला कॉलम चुन लिया है। देखो अब कोफैक्टर यस सर, मेथड, फर्स्ट वाला। हाँ जी, कोफैक्टर मेथड क्या कहता है। कोफैक्टर मेथड ये कहता है कि जिस कॉलम को आपने चूज कर लिया उसके एलिमेंट लिखो। A11, A21 और A31, और उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। A11 एलिमेंट का कोफैक्टर होता है कैपिटल A11 प्लस A21 एलिमेंट का कोफैक्टर होता है कैपिटल A21, A31 का कोफैक्टर होता है कैपिटल A31। वो कहते हैं इससे आपका जो जवाब आएगा वो होगा ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये कहलाता है कोफैक्टर मेथड, ये कहलाता है कोफैक्टर मेथड। अब देखो इसी पे मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। ये वाला देखो यहाँ पे सॉल्व है। वो कहते हैं कि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो यूजिंग कोफैक्टर मेथड, ठीक है। अब देखो आप किसी भी रो को या कॉलम को चुन सकते हो, आपकी मर्जी है। आप रो 1 से फाइंड कर रहे, रो 2 से फाइंड करो, रो 3 से फाइंड करो, आपकी मर्जी है। कॉलम 1 से फाइंड करते हो, कॉलम 2 से फाइंड करते हो, कॉलम 3 से फाइंड करते हो। चलो मैं चलो हम ऐसे करते, एक मिनट, कोई क्लास को ज्वाइन करना चाहता है। अच्छा, अच्छा इस मैट्रिक्स को मैं लिखवाता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। मैट्रिक्स है मेरे पास, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 6 1 2 6 0 0 1 2 -1 3 एंड 0 -1 3 एंड 0। ठीक है, अब ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है यूजिंग कोफैक्टर मेथड, ठीक है। अब देखो मैं इसको, मेरी मर्जी है कि अब मैं इसको किसी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व करूं। मैं इसको रो 2 से सॉल्व करता हूं। देखो मैंने क्या कहा, कोफैक्टर मेथड में आपकी मर्जी है कि आप इसको रो 1 से सॉल्व करते हो, रो 2 से करते हो, रो 3 से करते हो, कॉलम 1 से करते हो, कॉलम 2 से करते हो, कॉलम 3 से करते हो, आप लोगों की मर्जी है। और ये आप लोगों का पहला टॉपिक है चैप्टर 2 का, ठीक है, जो कि पेपर में इससे क्वेश्चन आया और पिछले साल आया भी था इससे। अब देखो मैंने रो 2 को चूज़ कर लिया। सबसे पहले इस ज़ीरो एलिमेंट को बाहर रखो। ये ज़ीरो एलिमेंट जिस रो में आता है रो 2, और जिस कॉलम में आता है कॉलम 1, वो ख़त्म कर दो, बाकी लिखो 2 6 3 और 0। अब बारी है इस 1 की, ठीक है। अब बारी है इस एलिमेंट की 1 की। इस 1 को बाहर रखो, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है वो ख़त्म करो, बाकी लिखो। ये दरम्यान में माइनस नहीं आएगा? एक मिनट में वो लिखवाता हूँ ना, वो सब्र तो करो। अब आप इसको और इसको ख़त्म करो, इस दूसरे रो और दूसरे कॉलम को ख़त्म करो।
तो रह जाएगा 1 6 -1 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बारी है 2 की। 2 रो 2 में आता है और कॉलम 3 में आता है, तो ये ख़त्म। तो आ जाएगा आप लोगों के पास 2 और ये आ जाएगा 1 2 -1 और 3। अब देखो इसकी पोजीशनिंग देखो, सबसे पहले इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, 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 इसके लिए प्लस। ठीक है, तो अब 0 के बाहर माइनस लिखोगे, 1 के पहले प्लस लिखोगे, 2 से पहले माइनस लिखोगे। ये बात समझ आ गई ज़ैनब? यस सर। तो देखो वो ऊपर पहले रो वाला हिसाब ना कर लेना कि प्लस बाहर फिर दूसरा माइनस फिर प्लस। ठीक है, यस। इसका मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया हुआ है। देखो अगर हम इसको फार्मूले के थ्रू करें ना, तो देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है हमारे पास A21। ठीक है, तो फार्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट का A21 और कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। तो जब हम A21 निकालेंगे, A21, तो देखो A21 हम कैसे निकालते हैं। A21 हमारे पास इक्वल होता है -1 टू द पावर ऑफ 2 + 1। और ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है, ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है वो क्या करना है आपने, वो निकाल देने हैं। तो इसका मतलब ये कि दूसरा रो और पहला कॉलम ये यूज़ किया जाता है रो के लिए, ये यूज़ किया जाता है कॉलम के लिए। तो दूसरा रो ख़त्म कर दो और पहला कॉलम, तो क्या रह जाएगा 2630, 2630। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे A21 किसके इक्वल आएगा, A21 आएगा -1 2630। अच्छा -1 लिखना या जस्ट ऐसे लिख देना -2630। ठीक है, ये A21 आ गया, ये A21 को फैक्टर आ गया। A21 एलिमेंट क्या है, A21 एलिमेंट है 0। तो जब मैं A21 मल्टीप्लाई A21 करूँगा तो ये इक्वल आएगा -02630। देखो ये मैंने A21 लिख दिया और A21 की जगह मैंने माइनस और ये मैट्रिक्स लिख दिया है। ये समझ आ गया कि ये जो है कैसे इसके इक्वल है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। हम्म। अच्छा, अब ये A22 और कैपिटल A22, ये आपके पास एलिमेंट A22 है और ये आपके पास कोफैक्टर A22 है। ये आपके पास A23 है ये एलिमेंट, और ये माइनस और ये मैट्रिक्स मिला के बनता है A23। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, तो -0 + 1, इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस 1 0 टाइम्स 0 और 1 6 टाइम्स 6, तो ये बन जाएगा 0 माइनस इंटू -6 -2 1 3 टाइम्स 3 और ये माइनस इंटू -2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -0 ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा +1 माइनस इंटू माइनस +6 -2, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दिस इज 3 + 2 और दिस विल बी इक्वल टू 6 -2 इंटू 5, तो 6 - 10 विच इज इक्वल टू -4, जो कि आप लोगों का डिटर्मिनेंट है बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। याद रखना डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है ना कि मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर होगा, ये मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं होता, ये नंबर होता है। ठीक है,
स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर देते हैं, अपने माइंड में मैट्रिक्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि इसी को फैक्टर मेथड से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पिछले साल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, देखो ये जो इधर है क्वेश्चन था कि वेरीफाई दैट ये जो मैट्रिक्स है, अच्छा ये साइन डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये स्ट्रेट, और अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं तो ये फिर मैट्रिक्स होगा। अगर स्ट्रेट लाइंस है तो ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो कह रहे थे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है k² इंटू 3a+k। उन्होंने कहा कि वेरीफाई दैट इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है k² इंटू 3a+k। तो मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व करोगे, कितने मेथड से ये वेरीफाई हो सकता है, पहले मुझे ये बताओ। सर ये सॉल्व होगा कैसे? जी ये सॉल्व होगा कैसे? जी, क्या कह रहे हो जैनब? सर मैं कह रही हूँ ये सॉल्व होगा कैसे? ये कैसे होगा? अच्छा, जो मैंने अभी आपको जो मेथड करवाया है उसकी समझ आ गई आपको? यस सर, वो अच्छा चाहिए। हाँ, तो उसकी मदद से ये सॉल्व हो सकता है। तो उसकी अब ये देखो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, तो कैसे करोगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड? सर वैसे जैसे अभी आपने करवाया। हाँ जी, आप किसी भी एक रो को चुन लो या किसी भी एक कॉलम को चुन लो। चलो, रो 1 को जब चुनोगे तो a11 उसका कोफैक्टर, a12 उसका कोफैक्टर, a13 उसका कोफैक्टर, ये सारा सिंप्लीफाई करो, आपका जवाब इसके इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? यस सर, आ गई। अच्छा, अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो जो यूजुअल डिटर्मिनेंट जो है इसको बाहर लिखो, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है वो छोड़ दो, बाकी ये लिखो। दूसरी एलिमेंट की बारी, इसके साथ माइनस आएगा, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है वो ख़त्म, बाकी सारा लिखो। ये थर्ड बाहर, और जिस रो जिस कॉलम में आता है वो ख़त्म, बाकी लिखो। सिंप्लीफाई करो, आपके पास आएगा k² इंटू 3a+k। आप ये जो रिकॉर्डिंग है इसी में से देख लेना, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पिक्चर फॉर्म में उधर आ जाएगा, तो उधर से देख लेना। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके रखा हुआ है, आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो और इस कोफैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। इसको आप सिंपल डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कर सकते हो, सिंपल डिटर्मिनेंट से भी हो जाएगा, ये कोफैक्टर मेथड से भी हो सकता है। और इसके बाद जो मैं आप लोगों को दूसरा प्रॉपर टॉपिक जो पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ये उससे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग की मर्ज़ी, आप इस मेथड से करते हो, इससे करते हो, या प्रॉपर्टीज से सॉल्व करते हो, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आप लोगों को ऐसे लॉस का पहला टॉपिक पढ़ा है कि इवलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस यूजिंग कोफैक्टर मेथड, ठीक है। अब कोफैक्टर पढ़ा दिया है, अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या क्या होते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। और कॉन्सेप्चुअली हम उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं जिनके रोज और कॉलम सेम हो। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। ये दो एग्जाम्पल इधर गिवन है, ठीक है, ये खुद से कर लेना। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स। देखो, ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो सपोज जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये a11 है, ये a12 है। जब मैं इस तरह चलता जाऊंगा तो फर्स्ट रो जब आप देखते हो तो इसमें ये पहला वाला एलिमेंट
मतलब पहला रो होता है तो इस वजह से ये वन कॉमन रहेगा और ये कॉलम चेंज होता जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, इसके बाद A13 आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह ये फर्स्ट रो nth कॉलम पे ये एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। इस तरह ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह ये चलता जाएगा, सेकंड रो nth कॉलम। इस तरह जब आखिर में आओगे तो nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम और ये nth रो nth कॉलम, ठीक है। अब जब आप इस अब जब आप एडजॉइंट जब आप फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A11 का कोफैक्टर A1 कैपिटल A11 होता है, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A21 होता है, A1n का कोफैक्टर कैपिटल AN1 होता है, ठीक है। इस तरह आप ये सारे फाइंड करते हो और फिर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसके ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनता है वो कहलाता है क्या, एडजॉइंट। वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। देखो जैसे कि ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो इस हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा वो मैट्रिक्स ये, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A33, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, मीन्स रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, जो कि एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको इसमें अगर आपको समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है। A11 कैसे निकालोगे, A11 जिस रो और जिस कॉलम में जो एलिमेंट आता है वो इग्नोर करो और बाकी निकालो, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस एग्जांपल में निकालने सिखा, देखो मैंने कैसे निकाला है इस एग्जांपल में कोफैक्टर। देखो ये A22 आप कैसे निकालोगे, A22 आप ऐसे निकालोगे कि जो दूसरा रो और दूसरा कॉलम ख़त्म कर दोगे, ठीक है। A22 विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 2 + 2 और दूसरा रो और दूसरा कॉलम ख़त्म, तो 1 6 और -10, 1 6 -10। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो -1 पावर 4 +1 बन जाएगा, तो +1 मल्टीप्लाई +6 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरह को फैक्टर निकाल, इस तरह आप हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालोगे, उसके एलिमेंट की जगह रखोगे और फिर ट्रांसपोज लोगे। हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कहते हैं कि अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स उसका इनवर्स कहलाएगा अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करो फ्रॉम द राइट, या आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फ्रॉम द लेफ्ट, और उससे आपके पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स ए का जो है ये ए इनवर्स उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो और अगर वो 3x3 मैट्रिक्स है और उससे ये मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर आप बी को ए के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो और ये मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस हैं। अच्छा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, कोई बता सकता है? 1 0 0। हाँ जी 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है एडजॉइंट मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट मेथड, अच्छा एडजॉइंट मेथड या इन्वर्जन मेथड ये दोनों एक चीज़ होती है, ठीक है। एडजॉइंट मेथड या इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर आ जाए, मीन्स अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, तो फिर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं 1/डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के फार्मूले से, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने सॉल्व किया है इस मैट्रिक्स को बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो। देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे चेक करते हैं, देखो ये है,
ये इन्होंने इसका डिटरमिनेंट निकाला है, वो क्या है, वो नॉन ज़ीरो आया है। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या करते हैं, वो हर एक अब वो इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे और फिर उसका ट्रांसपोज लोगे। देखो A11 जो कोफैक्टर है वो इक्वल है 10 के, A12 जो कोफैक्टर है वो इक्वल है 4 के, A13 जो कोफैक्टर है वो इक्वल है -6 के। सिमिलरली A21, फिर A22, फिर A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये सारे के सारे आप एक मैट्रिक्स में लिखोगे और ये देखो उनका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा जो कि इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, आप में ऐसे कोई है जिसको ये समझ नहीं आती? चले, फिर आप उसको इस एडजॉइंट को जो कि इक्वल है इस मैट्रिक्स के, उसको इसकी जगह पुट करो और डिटर्मिनेंट को इसकी जगह। देखो तो 1/24 इसका डिटर्मिनेंट आया था और ये एडजॉइंट आ गया, और फिर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो उससे ये मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि आपका इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि ए बी होल इन्वर्स जो होता है ये इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, इसको हम रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो वो कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए है आपके पास और बी है आपके पास, पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई करो, उससे ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इन ए बी से जो मैट्रिक्स आया है जो कि ये है, वो कहते हैं अगर आप इस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड करो जो कि ए बी इन्वर्स कहलाएगा, वो कहते हैं ये इक्वल होगा अगर आप सिर्फ सेपरेटली पहले बी का इन्वर्स फाइंड करो, फिर ए का इन्वर्स फाइंड करो, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं इनसे जवाब सेम आएगा। देखो ये ए बी होल इन्वर्स आया है ये, और देखो ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स इन दोनों से आया है, वो भी सेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, अच्छा आज के लेक्चर से अगर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बताऊं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ पे रखना, इस पे रखना कि आपको कोफैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। यूजिंग कोफैक्टर मेथड आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की लेक्चर की ये थी। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा वो होंगे प्रॉपर्टीज़ सारे। सर हमें बुध को आना है, जी, बुध को। डिसाइडेड तो यही है फ़िलहाल। हाँ जी जैनब बताओ, आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? यूजिंग कोफैक्टर मेथड। हाँ जी, यूजिंग कोफैक्टर मेथड। भले ही आपको बाकी लेक्चर की एक लफ्ज़ समझ ना आई हो, लेकिन इस 3x3 मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर मेथड से सलूशन आना चाहिए कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे 3x3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर मेथड से। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़। उसके अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रो ऑपरेशन की मदद से इन्वर्स और रैंक निकालना, और फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फिर एशिलॉन और क्रैमर रूल्स। और ये तो ये चैप्टर ईजीएस्ट है आप लोगों के लिए, मतलब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो हर एक को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पहले जो 3-4 चैप्टर है मेरे ख्याल में इसी में से आप लोग स्कोर बनाओगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए काफ़ी है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते बस। तो प्लीज़ मैंने जो आप लोग को लेक्चर सेंड किए हैं वो देख लो प्लीज़। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर 1 सिर्फ 4 लेक्चर है और 4 में से भी कुछ, स्टार्ट की है हमने। हाँ जी 4 लेक्चर्स में भी तो 2 लेक्चर आप इसमें मिक्स है। मतलब वो है कि वो मैंने आधा तक पढ़ाया था, फिर मैं जब दोबारा रिकॉर्ड करा था तो मैं भूल गया, तो मैंने उसमें दोबारा वो एक्सप्लेनेशन दिया आप लोगों को। तो मतलब अगर मैं उसको रियलिस्टिकली देखूँ तो वो 3 लेक्चर्स बनते हैं, और इसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर में आया था। तो
प्लीज़ मेरे साथ ये रिवीजन करो, आपके पास टाइम नहीं है। मेरे साथ रिवाइज करोगे तो अच्छी तरह रिवाइज करोगे, मेरे साथ नहीं करोगे तो क्या कर सकते हैं। जैसे सर हमने शुरू की भी है अभी। तो प्लीज़ सारे शुरू कर लो, ठीक है। चले जी, अब चलो, आप जी अब आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।